हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, शीर्षक में देखा, आज का जो विषय मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। और यदि आप लोन की इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि क्या आप लोन इंडस्ट्री में भी पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से कमा सकते हैं और कितना कमा सकते हैं। आखिर किस लोन को बेचने से आपको ज्यादा परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव मिलता है और किस लोन को बेचने से कम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव मिलता है। आपको एसोसिएट की किस फर्म में बनकर आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं और किस फर्म में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कम इंसेंटिव परसेंटेज मिलता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप किसी भी तरीके का लोन बेच सकते हैं, चाहे वो सिक्योर हो या अनसिक्योर हो। आपके लिए ऑप्शन खुले हैं। इसके लिए किसी प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई विशेष अर्हता या किसी विशेष एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए जरूरत है सिर्फ आपकी काम करने की, आपकी लगन, आपकी सर्विंग एबिलिटी और आपका प्रोफेशनलिज्म, जो एक्चुअल में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अगर आप किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जो आपको ये सिखाए कि किस तरीके से लोन बेचते हैं, तो मेरी सलाह मानिए, आप ये सब ना करें। क्योंकि लोन बेचने के लिए, लोन सर्व करने के लिए आपका किसी प्रोफेशनल या किसी एलिजिबल डिग्री को लेना जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन कुछ एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है, प्रिंसिपल फैक्टर क्या होता है, आप किस तरीके से ईएमआई को सर्कुलेट करते हैं, किस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं, और एक नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन जो कि परसेंटेज किस तरीके से निकाली जाती है। इन सबसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोन को कितना समझ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, ऐसे जानकार हैं, या मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोन की फील्ड में बहुत समय से हैं, लेकिन वो बेसिक फैक्ट नहीं जानते। उन्हें सिर्फ कस्टमर को मार्केटिंग करना आता है और वो इसके आगे कुछ नहीं जानते। तो ये प्योरली आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपकी अहर्ता के ऊपर है कि आपको सिर्फ एक मार्केटिंग करनी है या फिर आपको उसकी गहराई तक जाके उसको समझना है कि लोन आखिर क्या होता है। इस लोन में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, बहुत जानकार लोग हैं जो छोटी छोटी परसेंटेज को बहुत बारीकी से एनालाइज करते हैं, उसका अन्वेषण करते हैं और उसके बाद बहुत सारे फैक्ट्स रिवील करते हैं। आप उनके जैसा बनना चाहते हैं या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जिन्हें सिर्फ लोगों की जरूरत पता है और उन्हें पता है कि इनकी जरूरत कहां जाके सर्व होती है। आप उन्हें वहां ले गए, उनको लोन दिलवा दिया और उसकी आपने कमीशन ले ली। इसके आगे आपको कुछ नहीं पता। ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में बेसिक जीरो से लेकर के और टॉप एसोसिएट अगर आपको बनना है तो आपको किस तरीके से अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। इन शॉर्ट, इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि जीरो से लेकर अगर आप स्टार्ट करते हैं, यानी आपको लोन की नॉलेज नहीं है, फिर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यहां से पैसा कमाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। वो प्रारंभिक लेवल क्या है, वो प्रारंभिक स्टेज क्या है, इनिशियल स्टेज क्या है जहां पे आपको लोन एसोसिएट में एंट्री मिलती है। और अगर आप ग्रेजुअली अपने आप वर्क करके, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने वॉल्यूम के थ्रू अगर आप अपने बिजनेस का विस्तार करते हैं तो आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। इस फील्ड में ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो लोन कराते हैं या जो लोन रेफर करते हैं। वो महीने के 10-15 हजार रुपए से लेकर के और 10 लाख रुपए तक कमाते हैं। ये लेवल के ऊपर है, ये आपके मार्केटिंग विस्तार के ऊपर है, ये आपके बिजनेस विस्तार के ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि लोन बेचने के लिए आपको बहुत एनालिटिक होना जरूरी है या लोन बेचने के लिए आपको सिर्फ एक मार्केटिंग पर्सन होना जरूरी है। ये एक मिक्सचर है जहां पे आपको लोगों की जरूरत के हिसाब से उनको वो प्रोडक्ट देना है जिनकी उनको सबसे ज्यादा बेस्ट सुटेबिलिटी प्राप्त हो। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, आप उसको प्रॉपर्टी लोन तो बेच नहीं सकते। या फिर जो व्यक्ति सैलरीड है, आप उसको बिजनेस लोन के प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते। और जो बिजनेस लोन के प्रोडक्ट है वो किसी ऐसे सैलरीड या नॉन बिजनेस पर्सन को नहीं दे सकते। आप किसी व्यक्ति को घर खरीदने के लिए बिजनेस लोन नहीं दे सकते या पर्सनल लोन के थ्रू उसको घर नहीं खरीदवा सकते जो उसको महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ एनालिटिक्स फैक्ट भी है जहां पे आपको एनालाइज करना पड़ता है कि किस व्यक्ति की जरूरत क्या है और उसको किस बैंक में ज्यादा बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं। अब एक व्यक्ति है जो बैंक के प्रोफाइल का व्यक्ति है, एक रेगुलराइज क्लास ए बैंक के लिए वो एलिजिबल है, जहां पे उसको रेट भी अच्छा मिलेगा
और वो रेट तब अच्छा मिलेगा जब उसका सिविल अच्छा होगा, जब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत अच्छी और प्राइम प्रॉपर्टी मानी जाएगी, तो उसे आप बैंक में रेफर करते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सैलरी थोड़ा कम है, सिविल में थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉपर्टी भी अफोर्डेबल सेगमेंट में आती है, तो आपको उसको ऐसे एनबीएफसी के पास लेके जाना पड़ेगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन वहां पे उसको लोन मिल जाए। तो यही एक एनालिसिस है जो आपको एक एसोसिएट बनाता है। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से स्टेज ऑफ एसोसिएट्स होते हैं, आप किस तरीके से इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इस फील्ड में अगर आपको यहाँ इस लोन इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट्स, कुछ बेसिक पता लग गए और आपने अपना करियर इसमें बनाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए कि कोई भी इंडस्ट्री आपको अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो आपको कितना ही पैसा दे दे। आपको एक यहाँ पे एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो एक नॉलेज मिलती है, जो एक प्रैक्टिस मिलती है, उसके अलावा आप किसी दूसरी फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए नहीं सोचेंगे। तो चलते हैं अपनी साइड की तरफ और जल्दी से जानकारी एकत्रित करते हैं कि डीएसएस या फिर लोन इंडस्ट्रीज में एसोसिएट्स बनके पैसा कैसे कमाया जा सकता है और कितना कमाया। स्लाइड पे बढ़ने से पहले एक सविनय निवेदन कि प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सारी वीडियो समय पे मिलती रहेगी। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की। तो आ गए अपनी स्लाइड पे और इस स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि लोन में आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया है वो है सबसे पहले फाइनेंस में हम लोग जो बेसिक एक स्टार्ट करते हैं कि लोन किस तरीके से। देखिए लोन में मैं बेसिक से आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा, जैसे कि हम किन तरीके के लोन को बेच के या सेल करके उनमें सर्विस दे के हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हमारा ऑटो लोन्स का। ऑटो लोन्स में भी हम लोग अपना रेफरल कनेक्टर या फिर डीएसए कोड लेके उसमें हम लोग पैसा कमा सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है जो ऑप्शन है वो है पर्सनल लोन का। पर्सनल लोन में भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन आता है बिजनेस लोन अनसिक्योर का। बिजनेस लोन अनसिक्योर इसलिए क्योंकि सिक्योर और अनसिक्योर दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे हम बिजनेस लोन की अनसिक्योर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चौथा ऑप्शन आता है वो आता है मॉर्गेज लोन का। यानी कि ये चार बेसिकली सेक्टर है जिसमें हम लोग लोन बेच के या लोन में सर्विस दे के हम लोग अपनी इनकम को अर्न कर सकते हैं। अब इसमें जानते हैं कि डीपली किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये तो चार लोन हो गए हमारे जिसमें हम लोग सर्विस दे के और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए क्या ऑप्शन होते हैं और प्रोफिशिएंसी लाने के लिए क्या करना होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो ऑटो लोन में सबसे पहले आते हैं डीलर्स और डीएसएस। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे पर्सनल लोन्स में आते हैं हमारे रेफरल डीएसएस और कॉर्पोरेट डीएसएस, और बाकी के जो दो सेगमेंट हैं उसमें भी यही तीनों सेगमेंट रहेंगे हमारे जो प्रपोजर्स होते हैं, रेफरल डीएसएस और कॉर्पोरेट डीएसएस। अब रेफरल डीएसएस और कॉर्पोरेट डीएसएस में क्या फ़र्क है ये मैं आपको आगे स्लाइड पे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि डीलर और डीएसएस इनमें क्या फ़र्क है। देखिए डीलर गाड़ी जब नहीं लेने जाते हैं तो हम डीलर के पास जाते हैं, शोरूम के पास जाते हैं। डीएसएस वो होते हैं जब आपके पास गाड़ी है या आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं, आप उसको भी अप्रूव कराते हैं। डीलर वो भी होते हैं लेकिन वो यूज्ड कार में मैं उनको टर्म्स में नहीं कहता हूँ, मैं उन्हें डीएसए ही मानता हूँ। जो यूज्ड कार लोन के डीलर्स होते हैं वो डीएसएस ही होते हैं। और अगर आप शोरूम के पास जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट डीलर है। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये भी है कि ये जो डीलर है इसके पास बैंक डायरेक्ट अपनी इनवॉइस भेजता है, जो पैसा है वो रिमिट करता है। कार अगर आप परचेज करते हैं शोरूम ओनर के नाम पे बैंक जो है वो चेक बना के देता है। रेफरल मीन्स कि आप रेफर, अभी इस नाम से ही आप देख रहे हैं कि रेफर का मतलब हो गया कि जो नाम को रेफर करता है। रेफर मतलब कि मेरे पास एक कस्टमर का नाम नंबर है, जो इंटरेस्टेड है उसे लोन चाहिए, मैं बैंकर्स को देता हूँ वो नाम और नंबर, और वो मेरे को वहाँ से सर्विसेज डायरेक्ट कस्टमर को देगा, मेरे थ्रू नहीं करेगा। मैंने सिर्फ एक नाम नंबर दे दिया और कुछ एक बेसिक से डॉक्यूमेंट दे दिए, केवाईसी दे दिए, और मैंने कहा कि इस कस्टमर को एबीसी कस्टमर्स को लोन की रिक्वायरमेंट है, फलाना लोन की रिक्वायरमेंट है। ये एक लीड जनरेट करके देना वो रेफरल में आता है। लीड जनरेट मतलब कि एक इंटरेस्टेड क्लाइंट है उसको आपने बैंक को दे दिया तो वो लीड हो गई। डीएसएस का मतलब हो गया कि बैंक यहाँ पे आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देता है कि आप पूरी फाइल कस्टमर से एक एक पेपर लें और अपने पास लेके आए और उसको कंपाइल करके बैंक को दे, जिसमें आपकी ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है कि आपने सारे पेपर मालूमात कर लिए, कस्टमर का बैकग्राउंड चेक आपने कुछ एक इनिशियल बेसिस पे कर लिया है, कस्टमर का घर सही है, सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत बैंक आपको भी देती है। और एक कॉर्पोरेट डीएसएस होते हैं। कॉर्पोरेट डीएसएस यानी कि अगर आपका 3 या ज़्यादा सिटीज़ में बिजनेस है या 4 या ज़्यादा सिटीज़ में बिजनेस है तो आपको कॉर्पोरेट डीएसएस का कोड मिलता है। यानी मल्टी सिटी कोड, अगर आपके पास मल्टी सिटी अवेलेबिलिटी है, आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या जहाँ पर भी आपके 4 से ज़्यादा सिटीज़ पे बिजनेस हैं तो आपको कॉर्पोरेट डीएसएस का कोड मिल सकता है। लेकिन उसमें बहुत सारी और भी कंडीशंस हैं।
जैसे कि एम्प्लॉय की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, अभी आप किस बैंक के साथ डील कर रहे हैं और कितना आपका मंथली वॉल्यूम जा रहा है। तो ये सबसे टॉप वेरिएंट है अगर आप लोन की फील्ड में अपना डीएसएस या अपना एक बिजनेस हाउस खोलना चाहते हैं। तो कॉर्पोरेट डीएसएस इज ए टॉप नॉच। और जो रेफरल है मतलब इंडिविजुअल कोई भी कर सकता है, रिटायर्ड पर्सन हो गए, हाउस वाइफ्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, दे कैन बी अ रेफरल। तो इसी तरीके से बिजनेस लोन में भी यहाँ पे वही चीज़ रहेगी और मॉर्गेज लोन में भी यहाँ पे इसी तरीके के 3 एंटाइटीज रहती हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि तो अगली स्लाइड में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे अब ऑटो लोन्स में एक बार फिर से डीपली नॉलेज ले लेते हैं कि ऑटो लोन में आप लोग किस तरीके से अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो ऑटो लोन में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे डीलर्स होते हैं, डीएसएस होते हैं। अब डीलर्स मतलब जो नई कार जब आप खरीदने जाते हैं किसी भी शोरूम में तो आप डीलर्स के पास ही जाते हैं, वो डीलर्स ही कहते हैं, शोरूम ओनर्स हो गए, डीलर्स हो गए, दैट इज़ फॉर न्यू कार्स। और दूसरा होता है हमारे जो यूज्ड कार लोन्स होते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि डीलर्स, अब न्यू कार होगा तो अगर आपके पास कोई नई कार अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप शोरूम के पास जाएंगे, शोरूम हो गया या फिर आप जो न्यू कार जो परचेज करते हैं शोरूम से ही करते हैं तो वो जो है वो डीलर्स के पास न्यू कार्स होगी। तो आपका सीधा यहाँ पे ये डीएसए आपका डीएसए नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका सीधा डीलर के पास आप जाते हैं और अपनी गाड़ी लेते हैं। दूसरा होता है यूज कार लोन। अब यूज कार लोन में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो आता है कि आप एक यूज कार परचेज कर रहे हैं, आप एक यूज कार परचेज कर रहे हैं उसके लिए, या फिर आपके पास ऑलरेडी एक कार है लेकिन आप उसके अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, यानी कि अगेंस्ट ऑफ कार। अब यहाँ पे आप अगेंस्ट ऑफ कार का मतलब होगा कि आपने ऑलरेडी कार खरीदी हुई है और उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपकी गाड़ी 5 साल यानी रजिस्ट्रेशन से 5 साल तक ही लोन मिल सकता है। अगर आपने 2020 में कोई गाड़ी ली है तो 2025 तक ही आपको उस पर लोन मिल सकता है, यानी कि पैसा सीधा आपके पास आएगा। जैसे हम प्रॉपर्टी रख के लोन लेते हैं वैसे इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे गाड़ी को मॉर्गेज करके लोन लेते हैं, यूज्ड कार लोन इसे कहा जाता है। या फिर अगर आप कोई यूज्ड कार है उसे परचेज करना चाह रहे हैं तो वो भी यूज्ड कार लोन में आ जाता है कि आप सेकेंड हैंड कार परचेज कर रहे हैं तो उसमें भी बैंक आपको लोन दे देता है। तो ये डीएसएस होते हैं। जो ये यूज्ड कार लोन जो है ये आप मेजरली डीएसएस हैंडल करते हैं। डीलर जो है नई कार के लिए जाते हैं। बहुत से ऐसे पहले डीएसएस होते थे जो नई कार में भी फाइनेंस करते थे, आज भी कुछ हैं लेकिन वो बहुत कम है क्योंकि मेजर जो सर्विसेज हैं वो शोरूम से ही मिल जाती हैं, तो वही डीएसएस के पास क्यों जाएगा। और बैंक भी आजकल जो शोरूम ओनर्स हैं उन्हीं को ज़्यादा तरजीह देते हैं रदर देन न्यू कार्स के लिए किसी डीएसएस के पास। अब वो सेगमेंट खत्म हो गया है कि नई कार के लिए आपको किसी डीएसएस के पास जाके लोन पहले कराना पड़ता है। आप जाइए, एक फॉर्म भरिए, वहीं पे बैंकर्स बैठे रहते हैं शोरूम में, आप वहीं से कार का अपना लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर चीज़ आती है वो आती है सबसे पहले यूज कार लोन में। अगर आप अपना देख रहे हैं ऑप्शन तो यूज कार के लिए आप परचेज के लिए दे सकते हैं, सेकेंड हैंड कार के लिए, और अगर किसी के पास गाड़ी है तो आप उसको भी लोन यहाँ पे दिलवा सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑटो लोन्स का हमारा क्लियर हो चुका है। और अब हम अपने दूसरे लोन की तरफ चलते हैं जो कि है पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन में किस तरीके से हो सकता है। पर्सनल लोन में देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एंटिटीज आती है, रेफरल डीएसएस एंड कॉर्पोरेट डीएसएस। अब रेफरल डीएसएस कॉर्पोरेट डीएसएस में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, रेफरल और कनेक्टर। दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे डीएसएस, और तीसरा जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास कॉर्पोरेट डीएसएस आता है। अब रेफरल का मतलब क्या होगा कि आपको सिर्फ जो अपना एक कस्टमर का नाम नंबर है वो सिर्फ बैंकर को देना है। जो भी आप बैंकर के लिंक में होंगे, एचडीएफसी हो गया या आईसीआईसी हो गया या किसी भी बैंक से आप अगर किसी का लोन कराना चाहते हैं, पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको सिर्फ नाम और नंबर देना है, पूरी डिटेल आपको वो बैंकर को देनी है यहाँ पे। और वो बैंकर जो है वो फिर कॉल करता है क्लाइंट को और सारी चीज़ें पूरी कर लेता है। इसमें आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपको सिर्फ बैंकर्स को नाम और नंबर देना है और बाकी सारा काम वो कर लेते हैं। कुछ एक बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें कितना पे आउट आता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे डीएसएस आता है, यानी कि डीएसएस का मतलब हो गया कि आपके पास एक रेप्यूटेड कोड है, आपके पास एक ऑफिस है। यहाँ रेफरल वाले में ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस नहीं चाहिए। आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, या फिर आप रिटायर्ड पर्सन हैं, या फिर आप कोई भी अदर यूज में, तो आप यहाँ पे रेफरल कोड ले सकते हैं। ये इंडिविजुअल के लिए होता है, यानी कि सेल्फ कोड एक सिंगल कोड होता है यहाँ पे, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति
जो सिंगल अपने इंडिविजुअल पे कोट ले रहा है वो यहाँ पे कोट ले सकता है। दूसरा आता है डीएसएस। डीएसएस में अब इसमें पे आउट आएगा, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ताकि कंपैरिजन वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। अब डीएसएस यहाँ पे अगर आता है, डीएसएस में आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए। सबसे पहले तो एक बेसिक है कि आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस के साथ साथ कुछ बैंक्स में होता है कि आपके पास जो ट्राई की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपके पास जो फ़ोन लाइंस हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉलिंग करवा रहे हैं तो आपको टेली कॉलिंग करवा रहे हैं तो ट्राई की गाइडलाइंस के हिसाब से आपके पास वो लाइंस होनी चाहिए जो 14 सीरीज़ वाली जो होती है, 40 सीरीज़ वाली। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि बैंक आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है कि आप क्लाइंट से फाइल को पूरी प्रिपेयर करेंगे, पूरी फाइल बनाएंगे, क्लाइंट से मिलेंगे, फाइल को प्रिपेयर करेंगे और फिर वो फाइल जाएगी बैंकर के पास। तो यहाँ पे बैंकर का जो रोल है, यहाँ पे तो आप देखिए बैंकर का रोल स्टार्टिंग में ही आ गया था, लेकिन यहाँ फिर उसके बाद वो क्लाइंट के पास जाके पूरी फाइल को प्रिपेयर करता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए, उसके बाद क्लाइंट की फाइल को आपने प्रिपेयर करना है, पूरी फाइल बनानी है और फिर वो बैंकर के पास जाएगी, तब वो बैंकर उसको प्रोसेस करेगा। कॉर्पोरेट डीएसएस में भी इसी तरीके का होता है। आपकी चार से ज़्यादा की आपके सिटी में प्रेजेंट होनी चाहिए, 4 सिटीज़ में आपका बिजनेस होना चाहिए। और इसके अलावा आप इसी तरीके से जो ये डीएसए के पास है, पूरी फाइल आप पूरी प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद देते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आपको प्रिपेयर करनी है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि यहाँ पे अगर आप कॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सिटी वाला बिजनेस है वो आपको यहाँ पे 4 सिटीज़ मैंने बता दिया कि कॉर्पोरेट डीएसएस के लिए 4 सिटीज़ से ज़्यादा में आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। डीएसएस में सिंपल एक सिटी में है, लेकिन ऑफिस यहाँ पे जो मेन वो है कंडीशन ऑफिस की होनी चाहिए और एटलीस्ट 3 से 4 या 3+ एम्प्लॉई आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे ऐसी एम्प्लॉयज़ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पे अपना कोड ले सकता है। पैसा कितना मिलता है देखिए, अगर पर्सनल लोन में आप जाएंगे, रेफरल कोड में आपको लगभग कुछ प्रोडक्ट वाइज भी होता है, आप एवरेज ले लीजिए 1% से लेकर के आपको यहाँ पे 1.5% तक का पे आउट मिलता है। मैं ये सब हटा देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रेफरल कोड में जो पे आउट आता है वो 1% से लेके पर्सनल लोन में और 1.5% तक आपका पे आउट रहता है। डीएसएस की जहाँ तक बात करें तो प्रोडक्ट वाइज बैंक वाइज मैं और एवरेज लेके चल रहा हूँ, एवरेज आपका यहाँ पे 1.5% से लेकर के और रहता है आपका 3% के आसपास। ये आपका ऑन एन एवरेज मिल जाता है, कुछ एक में ज़्यादा होता है, लेकिन एवरेज अगर आप निकालेंगे, किसी बैंक से आपको पे आउट आ रहा है 1.5% का प्रोडक्ट वाइज, किसी लोन में आपको प्रोडक्ट हाई मिल गया, रेट हाई चला गया तो आपको 5% का भी पे आउट आता है। ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि अलग अलग बैंकों के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन निकाली है वो महीने की 3%, 1.5% से 3% के बीच में रहती है, अमूमन 3% के आसपास रह सकती है। कॉर्पोरेट डीएसए में फिक्स पे आउट होता है, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि 3% से लेकर के और 5% के बीच की एवरेज रहती है। यानी कि अगर आपने 10 लाख का लोन अगर बेच दिया तो 5% आपको 10 लाख रुपए का आपको इंसेंटिव मिलेगा। बिजनेस लोन में हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे हमने पर्सनल लोन कर लिया, अब चलते हैं बिजनेस लोन की तरफ। तो बिजनेस लोन में किस तरीके के हम लोग डीएसएस या इनकम ले सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास आता है रेफरल कनेक्टर्स, हमारे पास यहाँ पे आता है डीएसएस और हमारे पास यहाँ पे आता है तीसरा कॉर्पोरेट डीएसएस। अब इसमें पे आउट किस तरीके से होगा, तो पे आउट के लिए यहाँ पे रेफरल में आता है बिजनेस लोन। देखिए अलग होता है, बिजनेस सैलरीड को पर्सनल लोन दिया जाता है और सेल्फ एम्प्लॉयड को दिया जाता है बिजनेस लोन। तो यहाँ पे अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आपके पास है और रेफरल आप देते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही सेम रहेंगी जो मैंने पर्सनल लोन में बताई। एंटाइटी जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट होती है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आता है पे आउट का, तो पे आउट का यहाँ पे जो सबसे पहले आता है कि पे आउट कितना मिलेगा। पे आउट में आप मान के चलिए कि अगर आप रेफरल है और बिजनेस लोन दे रहे हैं तो रेफरल में पे आउट में यहाँ पे आपको 1% से लेकर के और रहेगा आपका 1.5% के बीच में। डीएसए अगर आपका है तो आपका 1.5% से लेकर के और रहता है आपका 3.5% तक के बीच में। और कॉर्पोरेट डीएसएस का जो है वो 3% से लेकर के और 5% के बीच में रहता है पे आउट। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको बेनिफिट मिलता है पर्सनल लोन से, तो पर्सनल लोन में वॉल्यूम जो है
वो थोड़ा सा लो होता है। अगर आप पीएल की बात करेंगे तो पीएल में वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा लो होता है, लेकिन अगर आप बिजनेस लोन की बात करेंगे तो बिजनेस लोन में बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम के टिकट साइज होते हैं, हाई वॉल्यूम के आपके केसेस होते हैं। यानी कि बिजनेस लोन अगर आप कोई लेना चाहेगा तो ऑन एन एवरेज में मान के चलता हूँ कि 7 लाख से लेकर के और 25 लाख के बीच में उसकी ऑन एन एवरेज रहती है। लेकिन पीएल में जो है वो 50,000 से लेकर के 50K से लेकर के और 5 लाख के बीच में उनका एवरेज टिकट साइज रहता है। तो ये एवरेज है। कोई क्लाइंट होगा 1 लाख रुपए का लोन होगा उसका, कोई क्लाइंट होगा 10 क्लाइंटों में से आपके किसी को 2 लाख का मिलेगा, किसी को 5 लाख का मिलेगा, किसी को 10 लाख का मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज आपका यही रहता है, लेकिन बिजनेस लोन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे बिजनेस लोन भी हो गया और लास्ट में हमारे पास आता है मॉर्गेज लोन की। इसमें हम लोग अगर डीएसए खोलते हैं या अपना एंटिटी इस्टेब्लिश करते हैं तो किस तरीके से हमारे को यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। तो वही चीज़ें हैं जो पहले 2 लोनों में हुई हैं कि हम लोगों के पास रेफरल कोड होते हैं, कनेक्टर कोड होते हैं और हमारे पास होता है यहाँ पे कॉर्पोरेट डीएसए। अब ये 3 डीएसए हमारे पास एंटिटीज़ हैं, लेकिन इसमें पे आउट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए तीनों लोनों के पे आउट डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेफरल कोड में, कनेक्टर में, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे एचएल और लैब 2 एंटिटीज़ हैं। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मॉर्गेज लोन में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है एचएल और या फिर लैब। ये 2 ही चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग लोन देते हैं। अब एचएल का पे आउट अलग है और लैब का पे आउट अलग है। अगर मैं यहाँ पे एचएल की बात करूँ तो एचएल में हमारे पास जो पे आउट आता है रेफरल का वो आता है 0.5% से लेकर ऑलमोस्ट 0.5% ही होता है, उससे लेकर के 0.75% तक। कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम, ये अलग अलग होता है। लेकिन आप मान के चलिए 0.5% से 0.75% के बीच में आपको पे आउट आएगा। डीएसएस अगर आपके पास है और होम लोन का अगर आप बिजनेस देते हैं एनबीएफसी बैंक मिला के नॉर्मली, तो होम लोन के बिजनेस में 0.5% से लेकर के और आपका पे आउट आता है 1% तक। और इसी तरीके से अगर कॉर्पोरेट डीएसएस की बात करें तो 1% से लेकर के और होम लोन में पे आउट जाता है 1.35% तक। ये ऑन एन एवरेज में आपको बता रहा हूँ, ये होम लोन का पे आउट है। अब अगर आप देखेंगे कि होम लोन में यहाँ पे पे आउट कम है लेकिन लैब में पे आउट ज़्यादा है। अगर आप लैब की बात करेंगे तो लैब में यहाँ पे पे आउट आपको ज़्यादा मिलेगा। इसी रेफरल में कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो रेफरल में लैब के पे आउट को आप मान के चलिए कि 0.5% के आसपास ही रहता है। लैब में भी 0.5% मिनिमम में स्टार्टिंग होती है जो कि जाती है 0.8% तक, 0.8% तक। ये रेफरल का है। अगर आप डीएसएस की बात करेंगे तो डीएसएस में आपको नॉर्मल लैब में 0.85 है, 0.85% से लेकर के और 1.35 तक जाता है यहाँ पे आपका डीएसएस का पे आउट। और अगर आप कॉर्पोरेट डीएसएस की बात करें तो 1.25% तो मिनिमम आता ही आता है और ये पे आउट जाता है आपका 1.75% तक। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉर्पोरेट डीएसएस के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएसए के पास भी होती है। लेकिन रेफरल और कनेक्टर कोड में आपको पैसा कम आता है लेकिन आप यहाँ पे अच्छी एक इनकम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा बात आता है वॉल्यूम का, क्योंकि होम लोन और लैब का वॉल्यूम पीएल और बिजनेस लोन से ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप मान के चलिए कि कोई भी प्रॉपर्टी आप लेने जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट 15 लाख से लेकर के और 50 लाख के बीच का लोन लेते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे अगर अफोर्डेबल 2 सेगमेंट हैं। एक अफोर्डेबल सेगमेंट है यानी कि जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह की दिक्कत आती है, ऐसी कुछ कच्ची कॉलोनियाँ हैं वो है। और एक है प्राइम सेगमेंट जहाँ पे नक्शे वाली प्रॉपर्टी है, बहुत सब कुछ बढ़िया है, 2 प्रॉपर्टी है। अफोर्डेबल में बात करूँ तो यहाँ पे 25 लाख रुपए का एवरेज एक फाइल का टिकट साइज होता है। और प्राइम में वही मैं बात करूँ तो 75 लाख रुपए से लेकर के और 2 करोड़ के बीच का कोई भी साइज हो सकता है। तो यहाँ पे सेगमेंट भी अब आप देख रहे हैं कि अगर आपने 3 केस भी कर दिए 25-25 लाख के, 75 लाख पे अगर आप हैं तो आपको 50 पैसे से लेकर के अगर लैब है तो 80 पैसे तक जा सकता है। तो वॉल्यूम का खेल है। तो यहाँ पे सारा वॉल्यूम का खेल है। अब अगर आपको स्टार्टिंग करनी है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आई सजेस्ट कि आपको यहाँ पे रेफरल कोड ही लेना चाहिए। आप पहले रेफरल कोड लीजिए, आपको पहले प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, आप रेफरल कोड लीजिए। देखिए ये प्रैक्टिस है, हर एक केस आपको एक नई लर्निंग देता है, एक नया ज्ञान देता है। आपको आगे किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, क्लाइंट कैसे हैंडल करना है, उन्हें किस तरीके की सर्विस देती है, ये हर एक केस एक नई लर्निंग, रोज एक नई लर्निंग देता है। तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं रेफरल कोड से, कनेक्टर कोड से।
फिर जब आप 6 महीने या 1 साल के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे उसी बैंक या उन्हीं एनबीएफसीज में डीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका पे आउट स्लैब बढ़ जाए। और अगर आप आगे और बढ़ते हैं, मल्टी सिटीज आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अलग अलग शहरों में बिजनेस खोलते हैं, तो फिर आप कॉर्पोरेट डीएसएस में भी काम कर सकते हैं। और अगर आप मल्टी सिटीज़ में बिजनेस खोलते हैं या आप आगे चल के और अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, कई और शहरों में खोलते हैं, तो फिर कॉर्पोरेट डीएससीज की एंटिटी बन सकते हैं, जिसमें फिक्स पे आउट होता है, हाई इंसेंटिव्स होता है और हाई वॉल्यूम का बिजनेस होता है। तो ये वो थी सारी जानकारियां जो मैं आपको इस स्लाइड के जरिए समझा पाया। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सारी वीडियो समय पे मिलती रहे। एक बात और, देखिए, आप इस इंडस्ट्री में हो सकता है काफी समय से काम कर रहे हो, या आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो भी, जो बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री है, लोन सर्व करवाना चाहते हो। मैंने स्टेजेस आपको बता दी, लेकिन इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी अपने अंदर से खुद बनानी पड़ेगी। इसके लिए कोई बाहर से विशेष डिग्री नहीं मिलती है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि कुछ एक बेसिक फैक्ट्स हैं, कुछ एक बेसिक एनालिटिक स्किल्स हैं जो आने चाहिए, और इसके लिए कोई स्पेशल आपको एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका जज्बा, आपकी लगन और आपका समर्पण ही इस फील्ड में आपको पैसा दिला सकता है। और निरंतरता, सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और आप बने रहते हैं, तो यकीनन ये इंडस्ट्री आपको इतना पैसा दे देगी कि आप शायद एक बड़े ओहदे पे होते तो ही इतना पैसा कमाते, आप ऐसी आशा कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर महीने लाखों कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वो कंटिन्यूटी के बेस पे एंटर होते ही, देखिए, कुछ समय लगता है, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, कुछ कुछ लोग 5-5 साल तक इस इंडस्ट्री को देते हैं, तब जाके वो कुछ मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो ये ही फील्ड नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा तो टाइम और आपको पेशेंस रख के आपको डिवोशन तो देना ही पड़ेगा। तो इस टॉपिक को विराम देते ही, साथ ही एक आपसे और मैं निवेदन करूंगा कि आपको इस वीडियो में जो कंटेंट मैंने बताया, इसके अलावा अगर इसी से रिलेटेड आपको कुछ और जानकारी चाहिए, या इसी वीडियो में जो कुछ तथ्य मैंने बताया उसमें आपको कुछ और क्लियरिटी चाहिए, तो प्लीज कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं और मेरी टीम पूरा प्रयास करते हैं कि आप जो भी कमेंट करते हैं उसके जवाब जल्द से जल्द तो सुचारू रूप से आपको मिल सके, ताकि आपकी जानकारी पूर्ण हो सके। तो आशा करता हूं ये विषय आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगले विषय पे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।